नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेमचंद जी की कहानी कफन, जिसके अंतर्गत हम कफन कहानी की कथा वस्तु और उसके जो महत्वपूर्ण प्रसंग है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये वो प्रसंग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। कफन कहानी जो है उसकी जो कथा वस्तु जो है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे आपको पता है कि ये कफन कहानी जो है ये प्रेमचंद जी की अंतिम प्रतिनिधि कहानी है, जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था और यह एक पद दलित वर्ग का यथार्थ परख चित्रण इसमें प्रेमचंद जी ने किया है। इसके 3 मुख्य पात्र हैं। एक पिता हैं जिनका नाम है घीसू, पुत्र है माधव और पुत्र वधू है बुधिया। कफन कहानी जो है इन तीनों पात्र के आसपास ही घूमती है। कथा वस्तु बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इस प्रकार है कि जाड़े की एक ठंडी रात है। 2 दिन से जो पिता पुत्र हैं उनको खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ है और पिता पुत्र दोनों अलाव के सामने बैठकर चोरी करके लाए हुए आलू को भूनकर खा रहे थे और उसको खाने में वो व्यस्त थे। भीतर जो उनकी पुत्र वधू है बुधिया घीसू की, वह प्रसव वेदना से कराह रही थी, किंतु क्षुधा की ज्वाला में पिता और पुत्र दोनों इतने गिर चुके हैं कि बुधिया जो है उसकी वेदना, उसकी गुहार का उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे एक वैरागी की भांति सांसारिक रुदन पर ध्यान न देते हुए गरम गरम आलूओं से अपना पेट भर रहे हैं। बुधिया का जो पति है माधव और ससुर जो घीसू है, उसके पास फटकते तक नहीं है। जब वो कराह रहती है तो उसके पास फटकते तक नहीं है। दवा दारू या उसके इलाज का प्रबंध तो बहुत दूर की बात है, किंतु इलाज न होने की वजह से, सही समय पे दवा न उपलब्ध हो पाने की वजह से बुधिया का निधन हो जाता है और जब उसका मृत शरीर जमीन पर ऐंठ जाता है तो उसे देखकर पिता पुत्र दोनों गला फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं और रो पीट कर गांव के आसपास के लोगों को बुलाने लगते हैं और उसके क्रियाक्रम के लिए गांव के जमींदार से 2 रुपया और गांव वालों से 3 रुपया कफन के लिए एकत्रित कर लेते हैं। पिता और पुत्र दोनों उन रुपयों को लेकर शहर पहुंचते हैं, किंतु जब वो कफन खरीदने जाते हैं और अन्य अंतिम संस्कार की जो सामग्री चाहिए रहती है वो जब वो खरीदने जाते हैं तो रास्ते में उनको एक शराब की दुकान दिखती है। वो मदिरालय की दिखता है उन्हें और अपनी इस शराब की लत से उन दोनों के जो कदम जो हैं वो मदिरालय की ओर उठ जाते हैं। सुरा और तली मच्छी की सुगंध ने कफन की निसारता प्रतिपादित कर दी। कफन तो गांव वालों से मिल जाएगा, यह सोचकर वे दोनों पिता पुत्र चबेना, मछली और कबाब पर टूट पड़े और मस्ती में आकर गाने लगे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो कथा जो है ये एक पिता और पुत्र के आलस्यपन को चित्रित करती है। हम आगे जो है वो महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखेंगे। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था, न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। जब हमें ये गद्यांश दिया जाता है तो हमें प्रश्न में आता है सप्रसंग व्याख्या करें। तो इस गद्यांश की हमें पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसका प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करना है तथा अंत में इस प्रसंग से संबंधित अगर कुछ विशेष बात हमें इस अवतरण में दिखती है तो उसका हमको उल्लेख करना रहता है विशेष बिंदु के अंतर्गत। संदर्भ में आप लिखेंगे कि ये पहले आप बताएंगे कि ये जो गद्यांश जो है या ये अवतरण जो है वो कहाँ से लिया गया है।
स्वाभाविक है कि आप कहेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उससे लिया गया है, कफन कहानी है ये, से लिया गया है और जिसके रचयिता प्रेमचंद जी हैं। इसके अलावा आपको इसके पहले के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी लेखक या साहित्यकार का अवतरण का हमें चित्रण करने आया है या उसकी व्याख्या करने आया है, तो हमें उसकी जो कहना चाहिए कि कहानी कला है या उनकी साहित्यिक को जो विशेषता है उसके बारे में बहुत संक्षेप में हमें लिखना रहता है। तो इस गद्यांश के अंतर्गत, अवतरण के अंतर्गत हमें अगर संदर्भ लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रेमचंद जी है उनकी जो कथा वस्तु की दृष्टि है उसमें प्रेमचंद का जो कथा संसार जो है वो सर्वाधिक विस्तृत है, वह सर्वव्यापक रूप में हमें दिखाई देता है और इसकी जो व्यापकता है वह ऐतिहासिकता, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि को लिए हुए या आदि को अपने में समेटे हुए है। प्रेमचंद जी ने अपने कथानक को, उनकी जितनी भी कहानियां हैं उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी कथानक हो, इसलिए इतना व्यापक और विस्तृत किया है कि जीवन का कोई भी अंग उनसे अछूता न रह जाए। तभी उनके कहानियों में हमें परिवार, समाज और राष्ट्र का कोई भी पहलू ओझल नहीं हो पाया है। इसलिए देखा जाए तो उनके कथानकों के जो विषय रहते हैं या उसके अंतर्गत हमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, राष्ट्रद्रोह, अंधविश्वास, शोषण, अत्याचार, घूसखोरी, गुरु भक्ति आदि न जाने कितने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के उल्लेख उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। तो इस तरह देखें तो प्रेमचंद जी ने संसार की कोई भी समस्या उनसे अछूती नहीं रही है। उन्होंने उन समस्याओं को किसी न किसी कहानी में या उपन्यास में या अपने लेखों में या अपने साहित्य में उन्होंने उसका उल्लेख जरूर किया है। ये आपका होगा पहला संदर्भ हुआ। प्रसंग के अंतर्गत जो है आप ये लिखेंगे कि ये प्रसंग में क्या कहना चाहिए विशेष है। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में प्रेमचंद जी ने घीसू और माधव जो है उनकी जो दयनीयता है, उनकी जो दरिद्रता है, उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। वो बताना चाह रहे हैं, प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जिस गांव में घीसू और माधव रहते हैं वो एक किसानों का गांव है, मेहनती आदमियों का गांव है और उस गांव में जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कई काम थे, किंतु जो काम नहीं करना चाहता है, जैसे कि घीसू और माधव थे, ये आलस्यपन उनमें हमेशा छाया हुआ रहता था, उस वजह से वो कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। आगे जो है जबकि गांव वाले इनको बुलाते थे, वो उस वक्त घीसू और माधव को बुलाते थे जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। ये जब बहुत मजबूरी होती तब ये घीसू और माधव को बुलाते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दोनों इतने आलसी थे कि एक व्यक्ति का काम ये दोनों जन मिलकर करते थे और जब बहुत आवश्यक होता था तभी गांव वाले इनको कार्य पे बुलाते थे और इनको बुलाकर अपने कार्य को जैसे तैसे पूर्ण कराते थे, क्योंकि उनके पास में और कोई दूसरा चारा नहीं था। इनके दोनों पिता पुत्र जो हैं उनके स्वभाव के बारे में ये कहा जाता था कि अगर ये दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो इसीलिए एक तरीके से कहा जा सकता है, मैं तो कहूँगी कि एक तरीके से यहाँ पे उन पे दोनों पे व्यंग किया है कि उनकी दोनों की प्रकृति जो थी वो साधु के समान थी। साधु के रूप में किस रूप में थी? जिस प्रकार साधु वर्ग जो है वो संतोषी भाव उनमें होता है, वो धैर्यता उनमें होती है, वो संयम उनमें रहता है, वो नियम के अनुसार चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो माधव और घीसू हैं वो दोनों जो हैं संतोषी स्वभाव के थे। किस रूप में संतोषी स्वभाव थे? कि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी एकदम निम्न स्तर की थी, वो उस निम्न स्तर के जीवन को ही जीने के लिए
को पाकर ही वो संतोष थे, उससे वो ऊपर उठना नहीं चाहते थे, उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते थे। वो धैर्य रखते थे कि हमको कभी ना कभी जो पैसा जो है वो मिल जाएगा, संयम बरतते थे। और ये उन लोगों का नियम हो गया था कि जब तक कोई उनको बुलाता नहीं था, वो या तो कार्य पे नहीं जाते थे, और जाते भी थे तो इतना धीरे काम करते थे कि उनको आधा ही कहना चाहिए कि मेहनताना मिलता था। तो यह दोनों जो उनकी जो थी, जो उसमें उनका जो आलस्यपन है, वो उनकी जो थी प्रकृति थी। ये एक आपकी व्याख्या हुई। अगली है, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। संदर्भ जो है आप जैसे मैंने पहले बताया आप वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ मैं इसमें आपको प्रसंग बताते हुए चलूंगी। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रेमचंद जी ने पुनः इनकी जो दयनीयता है माधव और घीसू की, और इनकी जो दरिद्रता है उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। दोनों का जो जीवन है, दोनों पिता पुत्र का जो जीवन है वो अत्यंत विचित्र, उन्होंने अपना जीवन को बहुत ही विचित्र बना लिया था। और या फिर कह सकते हो कि गरीबी ने उनके जीवन को अत्यंत विचित्र बना दिया था। अगर उनके घर के बारे में कहा जाए तो उनके घर में मिट्टी के 2-4 टूटे हुए बर्तनों को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। इनके शरीर पर फटे हुए चिथड़े थे जिनसे वे अपनी नग्नता को ढांके रहते थे। वे कर्ज में लदे हुए थे। कर्ज लेने पर उनको गालियां ही मिलती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी, परंतु इसका उनको कोई गम नहीं होता था। वे संसार की चिंताओं से अपनी इस दयनीय दशा में भी मुक्त थे। यद्यपि कर्ज लेने वालों को इनसे वसूल होने की कोई भी आशा नहीं थी, क्योंकि ये एक बार जब वो किसी से पैसा ले लेते थे, उधार ले लेते थे, कर्ज ले लेते थे, तो वो उसका रुपए कभी भी नहीं चुकाते थे। तो गांव वालों को पता था कि हम इनको कर्ज दे रहे हैं, क्योंकि गांव वाले जो थे वो दयालु थे। वो इनकी निर्धनता को देख के, इनकी गरीबी को देख के उनको उन पे दया आ जाती थी, और वो उनको कर्ज दया भाव से दे देते थे, जबकि उनको मालूम था कि इनसे हमको वापस पैसा मिलने की बिल्कुल भी आशा नहीं है। और इस तरह उनको फिर भी थोड़ा बहुत कर्ज जो है उनको ये मिल ही जाता था। तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पे बता, दोनों की जो स्थिति है उनकी दयनीयता को, उसकी दरिद्रता को यहाँ पे चित्रित किया है। और विशेष तौर पे अगर देखा जाए, विशेष बिंदु के अंतर्गत हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने इनकी जो गरीबी का जो है सजीव और सटीक चित्रण किया है। अगला है, घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बैगैरतों का दोजक भरती रहती थी। यहाँ पे इन्होंने, प्रेमचंद जी ने जो बुधिया है उसका चित्रण किया है, और साथ ही साथ उनके जो स्वभाव है, आलसी स्वभाव की वजह से जो है, प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि माधव और घीसू के आलस्य के कारण वे दोनों जो हैं गांव भर में बदनाम थे। माधव की जो पत्नी थी, जब से घर में आई थी तब से वो उन दोनों को किसी तरह दूसरों का काम करके वो जो है खाद्य सामग्री का प्रबंध करती थी और भोजन की व्यवस्था करती थी। व्याख्या हम करने की का प्रयत्न करेंगे। आप, घीसू जो है वो आराम या कह सकते हो कि आलस्यपन के लिए पूरे गांव में बदनाम था। माधव भी एक सपूत बेटे की तरह अपने
पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था, अर्थात माधव भी आलसी था और इसी कारण उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिलता था। यहाँ पे एक शब्द आया है कि घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। आकाशवृत्ति का अर्थ होता है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, यानी कि अनिश्चित वृत्ति। आप देखिए घीसू और माधव जो हैं उनकी कोई आमदनी का कोई निश्चित कहना चाहिए वो कार्य नहीं करते थे। जो जैसे बुलाता था कभी वो चले जाते थे या फिर वो कहना चाहिए मांग के लोगों से खाना खा लेते थे। देखा जाए तो माधव भी जो था वो भी आलसी था और इसी आलस के कारण उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिलता था। कभी कभी लकड़ी काटकर वे बाजार में बेच आते थे और वे कर्ज के बोझ में लदे हुए थे। लोगों से अनुनय विनय करके उधार मांग लेते थे। घीसू जो था उसका जो विवाह हुआ था तो उनकी जो पत्नी है उनका बहुत पहले ही देहांत हो गया था। जब से माधव की पत्नी जो बुधिया है इस घर में आई थी तब से उनको रोटियां मिलने लगी थी। वो इसलिए मिलने लगी थी क्योंकि बुधिया जो है गांव में अपने आसपास के जो घर हैं इधर उधर लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और उसके बदले में लोग उसको सेर भर आटे का प्रबंध कर दे देते थे या कह सकते हो कि कुछ खाद्य सामग्री दे देते थे जिसे वो लेकर आती थी घर में और किसी तरह वो भोजन बनाती थी। इस प्रकार इस खानदान में व्यवस्था की जो शुरुआत है, जो एक कहना चाहिए कि परिवार में जो एक व्यवस्था बनाई होनी चाहिए, गृहस्थी की जो व्यवस्था की शुरुआत जो है वो बुधिया के आने से ही हुई कि घर में वो खाना खा लेते थे, नहीं तो वो इधर उधर लोगों से मांग के खाना खाते थे। इस वक्त भी दोनों बाप बेटा किसी खेत से आलू लाकर उसे भूनकर खा रहे थे। इस कहना चाहिए गद्यांश में वो बताना चाहते हैं कि जब उनकी जो पुत्र वधू है, घीसू की जो पुत्र वधू बुधिया जो है उसकी तबीयत खराब थी, वो अंदर कमरे में कहना चाहिए कि दर्द से कराह रही थी। उससे बेखबर होकर ये दोनों पिता पुत्र जो हैं किसी के खेत से, क्योंकि वो बीमार थी तो वो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, अतः वो लोगों ने किसी के खेत से आलू लाकर उसे भूनकर दोनों खा रहे थे और बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी, परंतु बाप बेटा को इसकी कोई भी चिंता नहीं थी कि बुधिया जो है अंदर दर्द से कराह रही है और वो यहाँ पे आराम से बैठकर आलू खा रहे हैं। विशेष इस गद्यांश में ये रहेगा कि प्रेमचंद जी ने दोनों के पिता पुत्र के आलस्य पर के आलसी जो स्वभाव है उस पर प्रकाश डाला है। इनकी ये यथार्थवादी कहानी है। उन्होंने यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहा है कि जो आलस्य व्यक्ति जो है या आलस्य जो है व्यक्ति को निकम्मा बना देता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति को मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहता और ना ही कोई गांव वाला उनको पूछता है या कह सकते हो ना ही समाज में उनकी कोई सम्मान करता है। अगला हम गद्यांश देखेंगे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यहाँ पे प्रेमचंद जी स्पष्ट करते हैं कि घीसू शीर्ष लोगों की मंडली में शामिल होकर गांव के परिश्रम करने वाले किसानों से अपने को अच्छा समझता था। यहाँ पे हम व्याख्या में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। माधव और घीसू जिस गांव में रहते थे वहाँ पे एक दो वर्ग था। एक था किसान वर्ग जो मेहनत करके परिश्रम करके कहना चाहिए अपना भरण पोषण करता था। वहीं दूसरे भी ऐसे थे जो बिना मेहनत परिश्रम किए हुए संपन्न रहते थे और वो था जमींदार वर्ग। किसान रात दिन परिश्रम करके भी अपने भरपेट भोजन का भली प्रकार से कहना चाहिए प्रबंध नहीं कर पाता था।
शरीर ढकने के लिए उसे ठीक से वस्त्र नहीं थे, यानी कि मान के चलिए वो बड़े मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पा रहे थे। किंतु इसके विपरीत जमींदार वर्ग जो था के लोग जो थे वो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाते थे, उनसे लूट खसोट करते थे। वे ज़्यादा अधिक सुखी और संपन्न दिखाई पड़ते थे। इन्हीं शोषणकर्ता जो थे, इन्हीं के वर्ग में घीसू भी आता है। वो इसलिए क्योंकि घीसू भी जो है या माधव भी जो है वो मेहनत करने वालों का अनुसरण नहीं किया, उसने किसानों की तरह वो परिश्रम नहीं करता था, बल्कि इसके विपरीत जमींदारों के समान वह उनका शोषण करता था। तभी वह जा जा के गाँव में लोगों से मांग मांग के वो खाता था, और दयालु किसान जो थे या गांव वाले जो दयालु गांव वाले जो थे वो उन पर तरस खा के उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते थे, या फिर उनको थोड़ा बहुत कर्ज जो है वो दे देते थे, जो कि उनको मालूम था कि ये कभी उनको वापस मिलने वाला नहीं है। यद्यपि वह अन्य किसानों से जो घीसू है अधिक समझदार व विचारवान था। घीसू जो है वो गांव की उस मंडली में शामिल हो जाता है जो दूसरों की गाड़ी कमाई पर संपन्न बनने वाले थे, जो कि जमींदार वर्ग जो है वो दूसरे मेहनत करते थे और वो आराम से उनसे मांग के खा लेता था। वह अपने को, जो घीसू है वो अपने आप को किसानों से अधिक सुखी समझता था, जो रात दिन परिश्रम करके भी अपनी जीविका जुटाने में असमर्थ रहते थे। किसान वर्ग जो है वो दिन रात मेहनत करता था और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता था। इसके विपरीत जो घीसू और माधव हैं वो बिना मेहनत किए, परिश्रम किए, गांव वालों से मांग के जो है अपना भरण पोषण कर लेते थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि घीसू जो है उसे, या कह सकते हैं कि जो घीसू है वो किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। अगला हम देखेंगे, दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी उस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंची और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसमें प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने आलस्य जीवन के कारण बहुत दुख भोग रहे थे। आलसी जीवन के कारण उनके आलसपन का जो शिकार है वो बुधिया होती है, और उस आलसी जीवन के कारण जो मरी हुई आत्मा वाली वे बुधिया को भी कफन की उपयोगिता न समझकर शराब पीते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं, जिसके करने की उनकी बहुत दिनों से अभिलाषा थी। हम इसकी व्याख्या करेंगे। घीसू और माधव कफन की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए कफन के रुपए से शराब पीते हैं, अपने दर्द को भुलाते हैं, पेट भरते हैं। जीवन की यथार्थता इतनी विदुप्र है कि ससुर और पति अपनी बहू की लाश छोड़कर शराब खाने में बैठकर अपनी तृप्ति करते हैं। यानी कि जब उन्हें 5 रुपए प्राप्त होते हैं तो वह कफन के इंतजाम के लिए गांव जाते हैं। एक बाजार से दूसरे बाजार, एक दुकान से दूसरी दुकान वो जाते हैं। कहीं पे उन्हें वो तरह तरह के कफन के लिए कपड़े देखते हैं, कभी रेशमी, कभी सूती। कोई उनको अच्छा दाम लगता है कि उसका दाम बहुत ऊंचा है, इसलिए वो नहीं खरीद पाते हैं। और इसी तरह घूमते घूमते शाम हो जाती है। जब वो अंतिम संस्कार की सामग्रियां खरीदते रहते हैं तो रास्ते में जब वो जाते रहते हैं तो उन्हें एक मधुशाला दिखती है। वो ऐसा लगता है जैसे देवी प्रेरणा से एक मधुशाला जो है वो उनके सामने आ गई है, या वो उस मधुशाला के सामने वो पहुंच गए हैं, और वो कहना चाहिए कि बिना कुछ सोचे समझे वहां अंदर चले जाते हैं और
शराब पीने बैठ जाते हैं इस तरीके से, और वो इतने मस्त हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो कफन के इंतज़ाम के लिए शहर आए थे और जो पैसे थे उस पैसे से उनको जो है वो कफन खरीदना था, लेकिन उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल करते हैं और वो उस पैसे को जो है शराब पीने में, कहना चाहिए कि बर्बाद कर देते हैं। ये था आपका एक गद्यांश। हम अगला गद्यांश देखेंगे। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। वहाँ का जो मधुशाला है उसका यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। प्रेमचंद जी ने कफन लेने के लिए बाजार गए जो घीसू और माधव है, जब मधुशाला पहुंचते हैं उस समय का जो वातावरण जो है वो किस प्रकार था उसका उन्होंने यहाँ पे हमारे समक्ष उपस्थित किया है। उसका उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है कि शराब के नशे ने रंग बदला। जो रंग बदलता है तो दुख और निराशा का दौर हुआ। उनको धीरे धीरे जब नशा चढ़ने लगा तो उन्हें नशे के रंग में वो दुख का उन्हें अनुभव होता है, उन्हें निराशा होती है। जो माधव है अपनी स्त्री के दुख की याद करके रोने लगा। घीसू उसे समझाता हुआ कहने लगा कि क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा और खुश हो कि वह जो है तुम्हारी पत्नी जो है वो इस माया जाल से मुक्त हो गई। वो जो आर्थिक तंगी का जीवन जी रहे थे वो इस पीड़ा से जो है वो मुक्त हो गई है। जीवन की जो यथार्थता है वो इतनी विदुप्त हो गई है कि ससुर और पति अपनी बहू की लाश को छोड़कर शराब खाने में बैठकर अपनी तृप्ति करते हैं। शराब पीकर मस्त हो जाते हैं और बहू की लाश कफन की प्रतीक्षा करती ही रह जाती है। आर्थिक विषमता जो है आज के जीवन का घोर अभिशाप है। इसके कारण मनुष्य अपने सहज संबंधों को भी जो है वो भूल गया है। शराब जो है व्यक्ति को, उसके परिवार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। यहीं पे चित्रण किया गया है। ये जो कहानी है इसमें विशेष ये है कि यो प्रेमचंद जी ने हमारी जो संवेदनाओं को झकझोरने का प्रयत्न किया है। उनने हमारी जो बौद्धिक शक्ति है, संवेदनशीलता को जो है स्पर्श किया है। उन्होंने ये बताया है कि नशे में जो है यथार्थ जीवन की निराशा उन्हें घेरती हुई, किंतु फिर भी दोनों जो हैं अपने मस्ती में रहते हैं, नाचते हैं और नशे में बेहोश होकर वो गिर जाते हैं। और जब व्यक्ति यहाँ पे उस हालत में पहुँच जाता है तो वो कुछ देर के लिए ये भूल जाता है कि वो जी रहा है या मर रहा है या वो क्या कर रहा है। तो इस प्रकार जो है प्रेमचंद जी ने यहाँ का जो वातावरण जो है, मधुशाला का जो वातावरण है, उसको उन्होंने यहाँ चित्रित किया है। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रेमचंद जी ने घीसू और माधव की जो मानसिक वृत्तियों का इन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है कि घीसू जो है उसको जब कहना चाहिए वो उल्लास में आ जाता है तो लहरों में नाचता हुआ को कहता है, घीसू कहता है कि हाँ बेटा, वह जो बुधिया जो है वो बैकुंठ को जाएगी क्योंकि उसने किसी को सताया नहीं, वो हमारी ही सेवा करती रही, किसी को दबाया नहीं और मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। इन दोनों की ये लालसा थी कि वो अच्छा भोजन करें, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी की वजह से वो अच्छा भोजन करने में असमर्थ थे। लेकिन जब
बुधिया की मृत्यु होती है तो गांव वाले द्वारा जो उसके कफन के लिए जो कहना चाहिए कि जो रुपए दिए जाते हैं उसको वो जो है शराब में खर्च कर देते हैं और वो उस नशे में वो ये सब बातें करते हुए कहते हैं कि मरते मरते भी उन्होंने हमारी ज़िंदगी को जो है संवार दिया है, हमारी जो लालसा है उसको उसने पूरी कर गई है, वो बैकुंठ में ही जाएगी। और अगर वो नहीं जाएगी तो क्या वो लोग जाएंगे जो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं। ये कहते हैं कि ये जो शोषक वर्ग जो है क्या वो बैकुंठ जाएगा? जो किसानों को उनकी कहना चाहिए कि मेहनत से इतने किसान मेहनत करते हैं और वो उनका शोषण करते हैं, तो उस पे उन्होंने व्यंग किया है। और ये जो कहना चाहिए कि शोषक वर्ग हैं वो दोनों हाथों से जो कहना चाहिए कि भगवान के समक्ष धन लुटाते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, क्या उनको बैकुंठ मिलेगा? जो कि ये संभव नहीं है। ये बुधिया को बैकुंठ मिलेगा क्योंकि उसने हमारा कहना चाहिए हमारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन जो है कहना चाहिए कि झोंक दिया। यहाँ पे विशेष ये है कि आज का जो समाज है वर्तमान समय में वो जीते जी किसी व्यक्ति को मुट्ठी भर जो है अन्न नहीं देता है। बीमार को दवा देना तो बहुत दूर है, सहानुभूति पूर्वक कोई बातें कर ले ये भी नहीं होता है और मरने पर उसके लिए कफन की व्यवस्था भी करना मुश्किल हो जाता है। कफन कहानी जो है ये युग युग की हम अमर कहानी कैसे सुन सकते हैं। संसार में जब तक आलस्य और उसके फलस्वरूप होने वाली दुर्दशा रहेगी तब तक ये जो कफन कहानी है उसका बोल बोलकर आलस के दुष्परिणाम जो हैं वो समाज को इसके माध्यम से बतलाया जाता रहेगा या बतलाती रहेगी कहानी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कफन कहानी है वह एक इसकी जो प्रमुख घटना जो है वो बुधिया का प्रसव वेदना से दम तोड़ना है और इसी घटना को केंद्र मानकर इस कहानी का प्रणयन हुआ है। इसी से अन्य घटनाओं या पूरक चित्र नहीं है, फलतः कहा जा सकता है कि कफन का जो निर्माण जो है वो वृत्तात्मक है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण गद्यांश जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये संदर्भ ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से मैंने अध्ययन सामग्री एकत्र की है। ये कुछ YouTube चैनल्स दिए गए हैं जिसमें आप प्रेमचंद जी की जो कहानी है कफन उसको चित्रित किया गया, उसका फिल्मांकन किया गया है। बहुत पहले दूरदर्शन में तहरीर नाम की सीरियल आती थी जिसमें जो गुलजार जी के द्वारा निर्माण किया गया था, उसके निर्माता थे। तो आपसे निवेदन है कि आप वो ज़रूर देखें। अगर वो आप कहानी देखते हैं तो आपको इस कहानी को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।